गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग बच्चों। कैसे हो सब? अच्छे हो? पढ़ाई अच्छी चल रही सबकी? बढ़िया, चलो ठीक है बच्चों। तो ये अपना है 4th वीडियो और अब तक मैं 3 वीडियो यूट्यूब पर डाल चुका हूँ, आपने देख लिए होंगे। फर्स्ट वीडियो में मैंने चार्ज की प्रॉपर्टीज़ बताई थी, थ्योरेटिकल टॉपिक था, बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। बट उसके बाद सेकंड टॉपिक था, उसमें मैंने कूलाम्स लॉ कराया था, कूलाम्स लॉ के बारे में बताया था और लास्ट में कुछ न्यूमेरिकल्स कराए थे 2-3। उसके बाद थर्ड जो वीडियो है उसमें मैंने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी का कंसेप्ट बताया। अब रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो एक ही चीज़ है, ठीक है ना। एप्सिलॉन आर जिसको बोला जाता है, फॉर्मूला लिख रहा है, लास्ट क्लास में मैंने रिवीजन कराया था। ये K इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू एफ नॉट अपॉन एफ एम। और ये मैं क्लियर कर चुका था आपको कि सेपरेशन यदि चेंज नहीं होता है तब आप ये फॉर्मूले को यूज कीजिए, ठीक है ना। तो बच्चों आज की वीडियो में हम देखेंगे एडवांस लेवल के क्वेश्चन। तो जो एडवांस के बच्चे हैं वो बिल्कुल अपना कंसेप्ट क्लियर करने के लिए इस वीडियो को अच्छी तरह से देखें, हर पॉइंट पे कंसेप्ट क्लियर करें, क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस कराऊंगा मैं जो कंसेप्चुअल होंगे और रिजल्ट भी होंगे अपने आप में एक, ठीक है ना। तो और जो नीट के और मेंस के बच्चे हैं वो भी इस वीडियो को देखें। बोर्ड वालों के लिए वीडियो ज़्यादा सही नहीं है क्योंकि डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, इतने लंबे क्वेश्चन है, लेंदी क्वेश्चन है, इतने डिफ़िकल्ट क्वेश्चन कभी भी बोर्ड में नहीं पूछे जाते। इज दैट क्लियर? ठीक है बच्चों, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ पार्ट 4 एडवांस लेवल क्वेश्चन, ठीक है ना। तो जिन्होंने हमारी अभी लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो बच्चों लास्ट वीडियो जरूर देखें जिससे आपको कंसेप्ट समझ में आए। 12th अपन रेगुलर स्टार्ट कर रखी है अपन स्टार्टिंग से, ठीक है ना। तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी दे रखी है। और जिन्होंने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन नहीं दबाना भूलें क्योंकि सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे आपके पास, ठीक है। तो देखो बच्चों स्टार्ट कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें अपन तो अपने पास देखो एक एक्स डायरेक्शन है। बच्चों कंसेप्ट को अच्छी तरह समझना, एक ही क्वेश्चन है, उलझते रह जाएंगे नहीं तो फिर, ठीक है ना। तो अपने पास ये ओरिजिन है, दैट इज ओरिजिन, ठीक है। अब एक चार्ज रखा हुआ है यहाँ पे कोई क्यू नॉट, इज दैट क्लियर। उसके बाद में एक चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है क्यू नॉट, ठीक है। 2 चार्ज रखे हुए हैं इस तरह से एक्स एक्सिस पे, दैट इज एक्स एक्सिस एंड ऑल्सो दैट इज वाई एक्सिस, ठीक है। अब एक चार्ज है वो बिल्कुल इसके सेंटर पे रखा हुआ है और वो सेंटर है ये, यहाँ पर हम Q को रख देते हैं चार्ज प्लस Q, ठीक है। अच्छा ये ध्यान रखना ये Q नॉट और Q नॉट फिक्स्ड पोजीशन पे फिक्स कर दिए हैं चार्ज हमने, ये रिमूव नहीं कर सकते, ये फिक्स रख रखे हमने, ठीक है ना। ये मोशन नहीं कर सकते यहाँ से, ठीक है ना। ये याद रखना ये फिक्स्ड पोजीशन पे, ठीक है, फिक्स पोजीशन पे। और जो ये लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक की A मान लो, L मान लो, कुछ भी मान लो, और ये भी जो लेंथ है ये है अपनी A, ठीक है। अब क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि ये जो Q चार्ज है जो ओरिजिन पे रखा हुआ है इसको X डायरेक्शन के अलोंग यदि आप डिस्प्लेस करते हो X डिस्टेंस, ठीक है। क्वेश्चन में कहा है कि इसको आप X डायरेक्शन के अलोंग इसको डिस्प्लेस करते हो तो फिर क्वेश्चन में पूछा है हमसे कि Q का जो मोशन होगा वो किस टाइप का मोशन होगा, प्रोजेक्टरी होगा, ऑक्सीलेशन होगा, SHM होगा, ट्रांसलेटरी होगा, रोटेशनल होगा, किस टाइप का मोशन वी कैन से यहाँ से, ठीक है, हम कह सकते हैं कौन से टाइप का मोशन यहाँ पर होगा, ठीक है। क्वेश्चन बोला है कि X डिस्टेंस इसको क्या कर दो, डिस्प्लेस कर दो। क्वेश्चन नोट कर लेना आप चाहे इस चीज को, ठीक है। तो मान लो ये जो अपना चार्ज था प्लस Q ये मैंने x डायरेक्शन में थोड़ा x डिस्प्लेस कर दिया। अब बच्चों समझने की कोशिश करना, इस चीज को पहले फील लेना। अपन न्यूमेरिकल्स में बाद में चलेंगे, पहले फील लेके समझेंगे कि क्यों इस पे मोशन होगा, क्यों नहीं होगा, सारे कारण हम यहाँ देखेंगे, ठीक है। तो एक चीज देखो कि कोई चार्ज पार्टिकल है यहाँ पे और ये फिक्स्ड है दोनों, ठीक है ना, ये मूव नहीं कर सकते। तो जैसे यहाँ पर ये चार्ज रखा हुआ है तो इस टाइम इस पर नेट फोर्स जो ओरिजिन पे रखा हुआ है इस टाइम इस पे नेट फोर्स क्या है, 0 है, क्योंकि इसके द्वारा दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव एंड दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव। तो इसके द्वारा इस पे रिपल्शन लगेगा इस डायरेक्शन में और इसके द्वारा इधर रिपल्शन लगेगा इस डायरेक्शन में। तो हम वी कैन से दैट जो ये चार्ज रखा हुआ है इस ओरिजिन पे तो फिलहाल में इस पे जो नेट फोर्स है या रिजल्टेंट फोर्स है कितना है, 0 है, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये चार्ज यहां से मूव करता हुआ यहां तक जाएगा,
ठीक है, मान लो ये x डिस्प्लेस कर दिया आपने यहां से लेके और यहां तक इसको पहुंचा दिया, तो यहां पहुंचने के बाद में इस चार्ज के द्वारा इस पर फोर्स लगेगा और इस चार्ज के द्वारा इस पर फोर्स लगेगा, लेकिन वो इक्वल फोर्स नहीं होंगे क्योंकि ये सेंटर पे था तो सेपरेशन सेम था। तो वी कैन से इजीली कि यहां पर जो फोर्स लगेगा वो सेम होगा रिपल्शन का, इसलिए एफ नेट कितना हो गया था, 0 हो गया था। लेकिन यहां जैसे ही ये पहुंचेगा तो देखो सेपरेशन यहां से कितना हो गया, इससे ए तो ये हो गया और एक्स ये हो गया, इसलिए सेपरेशन बढ़ गया। इधर सेपरेशन क्या हो गया, घट गया, क्योंकि ए ये है एक्स ये है, तो कितना बच गया, ए माइनस एक्स बच गया। तो यहां सेपरेशन घट गया और यहां सेपरेशन बढ़ गया। और आपको पता है कि जो फोर्स होता है वो सेपरेशन के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। वी कैन से एफ इज इनवर्सली अपॉन 1 अपॉन आर स्क्वायर। इज दैट क्लियर? तो एक बात बताओ कि सेपरेशन जैसे ही बढ़ेगा तो फोर्स की वैल्यू डिक्रीज होगी कि इंक्रीज होगी? डिक्रीज होगी। तो इसका फोर्स यहां पर रिपल्शन का कम हो जाएगा कंपैरिजन टू इसके। इज दैट क्लियर? तो नेट फोर्स किधर की तरफ बचेगा? देखो इसने फोर्स लगाया मान लो इधर की तरफ, मैं मान लेता हूं कि दैट इज ऑल्सो F1, क्लियर है, और इसने इस पे रिपल्शन लगाया यहां पे, दैट इज ऑल्सो F2। अब F रिजल्टेंट की बात करें यहां पे हम, तो F रिजल्टेंट की बात करोगे तो फाइनल फोर्स किस डायरेक्शन में बचेगा बता सकते हो आप? क्योंकि देखो F1 की वैल्यू कंपैरिजन टू F2 कम होगी, होगी कि नहीं होगी? F1 इज लेस देन टू F2 होगा कि नहीं होगा? उसका रीजन समझने की कोशिश करना, क्योंकि सेपरेशन बढ़ चुका है, सेपरेशन बढ़ा है इसलिए फोर्स की वैल्यू ऑटोमेटिक कम हो गई, ठीक है। तो नेट फोर्स किधर बच जाएगा? इस डायरेक्शन में, ओरिजिन की तरफ बच जाएगा, ठीक है। तो F रिजल्टेंट कितना आएगा? F2 माइनस F1। अब कहानी समझिए, क्वेश्चन को हम सॉल्व तो अभी कर देंगे थोड़ी देर में, लेकिन अब इस पॉइंट पे जाके क्या होगा कि जब इधर F रिजल्टेंट इसका बचेगा ओरिजिन की तरफ, तो इसकी वेलोसिटी होगी कि नहीं होगी? इस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी, और इस डायरेक्शन में जब वेलोसिटी होगी तो ये इधर की तरफ मूव करेगा। जब ओरिजिन पे पहुंचेगा फिर वही F रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। फिर इधर की तरफ वो आगे बढ़ेगा क्योंकि वेलोसिटी तो है इसके पास, वेलोसिटी तो है, वेलोसिटी है तो ये आगे की तरफ बढ़ेगा। फोर्स लग रहा है तो एक्सीलरेशन होगा, एक्सीलरेशन कारण वेलोसिटी इसकी आगे तक बढ़ेगी। उसके बाद में रिजल्टेंट फोर्स किधर बच जाएगा? इधर की तरफ, इधर की तरफ। जब चार्ज यहां से पास करता हुआ यहां पहुंच जाएगा, उस केस में हम कह सकते हैं कि रिजल्टेंट फोर्स इधर की तरफ बच जाएगा, और इधर की तरफ बच जाएगा तो वापस कहीं एक पॉइंट पे जाके फिर रुकेगा, फिर इसकी वेलोसिटी किधर आएगी? इधर आएगी, फिर दोबारा इधर इधर आ जाएगा। तो इस तरह से ये ऑक्सीलेशन करेगा। इज दैट क्लियर? क्या करेगा? ये ऑक्सीलेशन करेगा। अभी हम ये नहीं कह सकते कि ये SHM करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा, इस बात को हम क्लियर नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए दो कंडीशन होनी चाहिए। एक कंडीशन होती है F इक्वल टू माइनस KX, इस इक्वेशन में अपने पास फोर्स की वैल्यू आनी चाहिए, तो वो हम इक्वेशन से देख लेंगे, यदि करेगा तो बाद में पता चल जाएगा इस चीज का, ठीक है। और दूसरी चीज रिजल्टेंट फोर्स ओरिजिन की तरफ होना चाहिए। तो रिजल्टेंट तो हो रहा है ओरिजिन की तरफ, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हमारी इक्वेशन आए माइनस KX में, ठीक है। तो अब करते हैं हम यहां से, ऑक्सीलेशन करेगा इतना तो हमें पता चल गया। अब ये कंफर्म कर लेते हैं कि ये SHM करेगा या नहीं। तो फाइनली F रिजल्टेंट F2 कितना है बता सकते हैं कोई? तो देखो ये प्लस Q था, तो K Q और Q0 अपॉन ये कितना है? A यहां तक है और X यहां है, तो A प्लस X का होल स्क्वायर। ये F1 है बच्चों, ठीक है ना। इसको F2 को लिख लो पहले, ऐसा करो, K Q Q0 A माइनस X का होल स्क्वायर, ये F2 है, ठीक है। यहां तक ये X हो गई, A माइनस X हो गई। माइनस के F1 बात करें तो देखिए K Q Q0 अपॉन A प्लस X का होल स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करते हैं आगे। F रिजल्टेंट देखो K Q और Q0 कॉमन आ गया, तो 1 अपॉन A माइनस एक्स का होल स्क्वायर और माइनस 1 अपॉन A प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इसके बाद आगे चलें तो F रिजल्टेंट इज K Q Q0, LCM लोगे आप इसका, तो देखो A माइनस बी का होल स्क्वायर और A प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हो A स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब कुछ नहीं, कैलकुलेशन बची हुई है इसमें, केवल कंसेप्ट हमारे समझ में आ गया क्या होना है इसमें। अब देखिए माइनस एक्स गया तो A प्लस एक्स का होल स्क्वायर बच जाएगा, और माइनस इधर A माइनस एक्स का होल स्क्वायर बच जाएगा। इज दैट क्लियर? अब देखिए यहां से
कि एफ रिजल्टेंट हम निकाल के देखें तो के क्यू और क्यू नॉट, इसको सॉल्व करोगे देखो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर यहां से हट जाएंगे और यहां पर ऊपर 4ax बच जाएगा। केवल कितना बच जाएगा, आप सॉल्व करना इस चीज को, 4ax बचेगा और ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो एफ रिजल्टेंट की जो इक्वेशन आई है हमारे पास, इसको लिख सकते हो आराम से आप, 4k क्यू नॉट एक्स, राइट, ए और एस में ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। इज दैट क्लियर बच्चों यहां तक? ये अपना एफ रिजल्टेंट आया है। अब हमें पता है कि जब SHM करता तो f इज इक्वल टू माइनस के एक्स आता। ठीक है, माइनस हम लगा लेंगे क्योंकि ओरिजिन की तरफ वो शो क्या करता है, माइनस, ओरिजिन की तरफ फोर्स होना चाहिए, तो उसको तो हम चलो ठीक है देख लेंगे, माइनस आ जाएगा, माइनस आ भी रहा है। ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, कुछ कांस्टेंट इनटू एक्स, तो कांस्टेंट दिख रहा है कहीं, इनटू एक्स चलो दिख रहा है, ठीक है ना, इनटू एक्स दिख रहा है, कांस्टेंट थोड़ी है ये कोई टर्म पूरी, ये वाली कांस्टेंट है क्या बच्चों, बताओ मुझे, ये वाली टर्म कांस्टेंट है क्या, इसमें एक्स आ रहा है कि नहीं आ रहा नीचे, तो कांस्टेंट नहीं है ना। तो एक चीज ध्यान रख लेना कि ये ऑक्सीलेशन करेगा। क्लियर है यहां तक? किसी को कोई डाउट है? क्या करेगा ये बच्चों, ऑक्सीलेशन करेगा। अब इसी में ही आगे क्वेश्चन बनता है। देखो बच्चों, एक ही क्वेश्चन में 3-4 डिस्कस करूंगा आज क्वेश्चंस, ठीक है ना, तो कंसेप्ट समझ में आएंगे सारे के सारे। अब क्वेश्चन इसी में बनता है कि यदि x स्मॉल है बहुत a से, समझना इस चीज को, a मच ग्रेटर देन 2x, ठीक है, x बहुत छोटा है किससे, a से। तो एक बात बताओ, यहां से मैं इसको x को गायब कर सकता हूं और इस इक्वेशन को इस तरह से लिख सकता हूं क्या, f रिजल्टेंट इज इक्वल टू 4k क्यू नॉट x अपॉन x को हटा दो तो ये क्या बन जाएगा, a की पावर 4। बच्चों a और चल रहा है ऊपर और a से एक कट जाएगा तो क्या बच जाएगा, a क्यू। तो फाइनली जो f रिजल्टेंट आएगा अपना 4k क्यू नॉट अपॉन a क्यू इंटू एक्स। ये कब आया, ये जब आया जब हमने a मच ग्रेटर देन टू कंपैरिजन टू x। कहने का मतलब ये डिस्प्लेस जो तुमने चार्ज किया है ये बहुत छोटा सा डिस्प्लेस किया है, तब ये इक्वेशन आई है। और माइनस तो रिजल्टेंट फोर्स तो ओरिजिन की तरफ है ही है और के एक्स की तरह इक्वेशन आगे देखो, ये पूरा कांस्टेंट है और ये एक्स है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि ये बच्चों SHM करेगा। इज दैट क्लियर? यहां से हम कह सकते हैं कि ये क्या करेगा, SHM करेगा। ठीक है, अब SHM कब करेगा, इस चीज को ध्यान रख लेना कि कोई भी दो चार्ज हैं वो फिक्स कर दिए हैं और कोई तीसरा चार्ज बीच सेंटर में उसकी लाइन जॉइनिंग पे रख दिया है। यदि आप उसको एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट देते हो, x की वैल्यू एक कम रखते हो कंपैरिजन टू a, एक छोटा सा डिस्प्लेस करते हो, तो वी कैन से इजीली कि वो जो मोशन होगा दैट इज किसका मोशन होगा, SHM का मोशन होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। यदि देखो जैसे x की वैल्यू होती है a/2, x की वैल्यू क्या होती है, a/2 होती है, ठीक है, तो कंपैरिजन टू छोटी थोड़ी है, नहीं है ना। तो यहां से हम नहीं कह सकते कि ये SHM करेगा। बहुत बार क्वेश्चनों में आया हुआ है और बच्चे क्या टिक करके आते हैं, इसको SHM करेगा सर। जबकि यदि डिस्प्लेसमेंट बड़ा है तो ये ऑक्सीलेशन करेगा और डिस्प्लेसमेंट छोटा है तो हम इजीली कह सकते हैं क्या करेगा, SHM करेगा। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ दिस SHM, तो आप टाइम पीरियड निकाल सकते हो। मैं इसको रफ कर रहा हूं इधर से, वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लेना इस चीज को। यदि आपसे पूछे कि बताओ इसका टाइम पीरियड क्या है, तो क्या होता है बच्चों टाइम पीरियड, t इक्वल टू 2 π/m/k, ठीक है, इस तरह से होता है ना। तो यहां से आप k की वैल्यू उठा सकते हो, 2 π k की वैल्यू क्या है, kx होता है ना, k और x, तो k की वैल्यू ये पूरी है, तो ये m/aq अपॉन 4k क्यू नॉट, ये इसका क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें मैं डिस्कस कर रहा हूं, समझने की कोशिश करना इस चीज को। ठीक है, इसी क्वेश्चन को अब आगे की तरफ और बढ़ाऊंगा मैं इसको। ठीक है, तो कहने का मतलब फर्स्ट अपने पास रिजल्ट आया है कि कोई दो चार्ज फिक्स हैं, उसका ओरिजिन पे कोई चार्ज रखा हुआ है, यदि उसको स्मॉल डिस्प्लेसमेंट देते हो तो वो एक SHM करेगा, यदि उसको ज़्यादा बड़ा डिस्प्लेसमेंट देते हो तो वो केवल ऑक्सीलेशन करेगा, और यदि वो SHM करता है तो उसका टाइम पीरियड आएगा 2 π √m/aq अपॉन 4k क्यू नॉट।
इज दैट क्लियर? एक बार क्वेश्चन आया हुआ है आईआईटी के एग्जाम में यहां से, और क्या आया था कि बताओ कि उसका टाइम पीरियड किसके प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो यहां से आप देख सकते हो टाइम पीरियड किसके प्रोपोर्शनल होगा। देखो इसको दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, टी स्क्वायर, इसको करोगे तो 2 पाई का होल स्क्वायर, इसको अंडर रूट हट जाएगा यहां से, तो एम ए क्यू अपॉन 4 के क्यू और क्यू नॉट। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब यहां से आप नोट कर लो एक चीज कि ये कांस्टेंट है, ये पूरा कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है ना, तो ए क्यू पर डिपेंड कर रहा है टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यू, और टी का देखना चाहते हो तो ए की पावर 3/2। इज दैट क्लियर? तो यहां से जो टाइम पीरियड है उसका किस पे डिपेंड कर रहा है, इसके डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यू। किसी को कोई दिक्कत है यहां तक, कोई डाउट है तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट कर लीजिए। अभी इसी क्वेश्चन को मैं आगे बढ़ा रहा हूं, एक ही क्वेश्चन डिस्कस होगा काफी लंबे टाइम तक आज, ठीक है ना, क्योंकि आज एडवांस लेवल के क्वेश्चन देख रहे हैं हम, है ना, तो सारे क्वेश्चन इसी तरह से आएंगे आज। तो वीडियो को पॉज कीजिए, यहां तक नोट कर लीजिए और ये कहानी आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो अब देखिए इसके बाद में इसी क्वेश्चन को मैं आगे बढ़ा रहा हूं दोबारा से। आज बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे बच्चों, ध्यान से देखना पूरी वीडियो को, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपको, फिर कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा आपसे करने के लिए। देखो कि इस तरह से वही दोबारा से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है ना, दैट इज एक्स दैट इज वाई। ठीक है, वही क्यू नॉट इधर रखा हुआ है एक प्लस का, और वही क्यू नॉट इधर रखा हुआ है एक प्लस का। ठीक है, और एक चार्ज रखा हुआ है इसके सेंटर पे, दैट इज प्लस क्यू। अभी हमने डिस्प्लेस कराया था इसको, थोड़ी देर पहले आपने देखा कि इसको जो डिस्प्लेस कराया था वो एक्स डायरेक्शन के अलोंग कराया था, और हमने कहानी समझी कि उसका किस टाइप का मोशन हो रहा है। अब क्वेश्चन में हमसे इसी में कह रहा है कि यदि इस चार्ज को आप वाई डायरेक्शन के अलोंग मूव कराते हो, ये एक्स डायरेक्शन की देखी थी, अभी इसी चार्ज को आप वाई डायरेक्शन के अलोंग मूव कराते हो, तो आप क्या कह सकते हो इसके बारे में, किस टाइप की मोशन करेगा। इज दैट क्लियर? अभी भी एसएचएम करेगा, या अभी भी ऑक्सिलेटरी होगी, या अभी भी इसकी रोटेशनल होगी, या अभी भी इसकी सारी कहानी वही होंगी जो पहले हो रही थी, प्रोजेक्टाइल होगी। ठीक है ना, तो अब देखते हैं, चलो, है ना। तो जैसे कि मैं मानता हूं कि इस प्लस क्यू को जैसे ही मैं ऊपर की तरफ लेके गया और मैंने माना कि इसको मैंने कितना डिस्प्लेस कराया, मान लो एक्स डिस्प्लेस कराया और यहां पे इसको पहुंचा दिया। अब जैसे ही इसको एक्स डिस्प्लेस कराया, वाई डायरेक्शन में मैंने इसको ऊपर पहुंचा दिया, तो यहां इस पे फोर्स कैलकुलेट कीजिए, फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है वो हम देखते हैं। ठीक है ना, तो एक बात बताओ, इसका जो फोर्स लगेगा इस पे वो इस डायरेक्शन में लगेगा, और इसका जो फोर्स लगेगा वो इसका इस डायरेक्शन में लगेगा। किसी को कोई डाउट है? नहीं है ना। और आप एक चीज नोट करके देखिए, यहां से इसको थोड़ा सा मैं इधर मिला देता हूं और इसको मैं इधर मिला देता हूं। ठीक है, तो बच्चों ये एंगल सेम है कि नहीं है? ये एंगल सेम है, क्योंकि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हो गए अपने। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल कैसे हो गए? देखो ये सेपरेशन अभी भी वही है बच्चों, ए। इज दैट क्लियर? ये अभी भी ए ही है दोनों में, तो ये सेपरेशन सेम है, ये एंगल और एंगल सेम है, और ये इसकी कॉमन साइड हो गई, तो वी कैन से इजीली कि वो ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, अब देखिए कि जो फोर्स लग रहा है, मान लो इसने इस पर फोर्स लगाया दैट इज F1, और इसने उस पर जो फोर्स लगाया दैट इज ऑल्सो F2। ठीक है, अब मुझे बताओ, यहां से आप देख सकते हो तो F1 इज इक्वल टू F2 होना है कि नहीं होना? क्योंकि देखो ये डिस्टेंस सेम आनी है, ठीक है, और चार्ज सेम है, चार्ज का मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, तो वी कैन से इजीली F1 इज इक्वल टू F2। अब इसका आप कंपोनेंट करोगे तो एक कंपोनेंट इधर आएगा, और एक कंपोनेंट इसका, एक कंपोनेंट इधर, और इसका एक कंपोनेंट ऊपर की साइड, और इसका एक कंपोनेंट इधर, और इसका एक कंपोनेंट ऊपर की साइड। ठीक है ना, तो इस तरह से इसके कंपोनेंट आएंगे ऊपर की साइड। अब मुझे एक बात बताओ, ये वाले कंपोनेंट और ये वाले कंपोनेंट तो आपस में कट जाएंगे, कटेंगे कि नहीं कटेंगे? तो नेट फोर्स किधर बचेगा? वाई डायरेक्शन में बचेगा। तो आप समझने की कोशिश करना है इस चीज को, यहां से क्या कहना चाह रहा हूं मैं, कि ये पूछ रहा है किस टाइप की मोशन करेगा, तो एसएचएम तो करेगा नहीं। ओरिजिन से यदि इस चार्ज को आप थोड़ा सा भी वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर देते हो, तो ये चार्ज वापस इस डायरेक्शन में ओरिजिन की तरफ कभी नहीं आना, ओरिजिन की तरफ कभी भी नहीं आना। ये क्या होगा? ये वाई डायरेक्शन में आगे तक चला जाएगा। समझ में आ रही है चीज? ये वाई डायरेक्शन में क्या करेगा? आगे तक चला जाएगा, ओरिजिन की तरफ कभी भी लौट कर वापस नहीं आने वाला है।
अब फोर्स कैलकुलेट करके देखते हैं, चलो इसका, ठीक है। तो फोर्स कैलकुलेट करते हैं, तो मैं मान लेता हूं ये F1 है और ये F2 है, तो F1 = F2 हमें पता चल चुका है, ठीक है ना। और आपको पता है कि ये जैसे कि मैं आप मान लो ये एंगल थीटा है, ठीक है, और ये एंगल थीटा है, ठीक है। इन थीटा मान लो सेम होंगे दोनों एंगल, और ये भी सेम रहेंगे, ठीक है, ये भी सेम रहेंगे, ठीक है। या आप एक काम करो, इन थीटा इनको मानने के बजाय इनको मान लो, ये थीटा और ये थीटा हो गए, तो ये थीटा तो दैट इज ऑल्सो थीटा, और ये थीटा तो दैट इज ऑल्सो थीटा, तो दैट इज F2 cos थीटा, सॉरी हाँ F2 cos थीटा, और दैट इज F2 cos थीटा, ठीक है ना। सही कर रहा हूँ ना बच्चों, एक बार देख लेना इस चीज को, हाँ सही, नहीं सॉरी बच्चों, ये थीटा नहीं होगा, ये डायरेक्शन ये लाइन जा रही है और ये जा रही है, ये वाला थीटा होगा, ठीक है, और ये वाला थीटा होगा, सॉरी है ना, ध्यान रखना इस चीज को, ये वाला थीटा होगा ऊपर वाला, क्योंकि अपोजिट एंगल ये है इसके, ये और ये, ठीक है ना, ये थीटा होगा। तो इधर जो कंपोनेंट आएगा कॉस का नहीं आएगा, साइन का कंपोनेंट आएगा, इज दैट क्लियर। और इधर जो कंपोनेंट आएगा दैट इज साइन का ऑल्सो, और ऊपर जो कंपोनेंट आएंगे वो आएंगे F1 cos थीटा और F2 cos थीटा, इज दैट क्लियर। तो अपने पास जो F रिजल्टेंट आया, ये आपस में कंपोनेंट तो कट जाएंगे, तो फाइनली जो रिजल्टेंट आया है F रिजल्टेंट वो है अपना 2F cos थीटा, क्योंकि F1 और F2 क्या है बच्चों, सेम है, ठीक है। तो फाइनल रिजल्टेंट अलोंग द y डायरेक्शन वी कैन से दैट 2F cos थीटा, इज दैट क्लियर। अब यहां से समझिए आप F की वैल्यू और cos थीटा की वैल्यू, ठीक है। तो F रिजल्ट को फॉर्मूले को मैं आगे बढ़ाता हूं, तो 2 है ये, F कितना होगा कि K Q और Q0 अपॉन R², ये सेपरेशन, ठीक है। व्हाट इज दिस सेपरेशन, दैट इज A एंड दैट इज X, दैट इज ऑल्सो पाइथागोरस प्रमेय से कितनी हो जाएगी, √A² प्लस x², और यहां पर फॉर्मूले में होता है K Q1 Q2 अपॉन R², तो अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे तो वापस हमें A² प्लस x² मिल जाए, ठीक है। अब देखिए इसके बाद में cos थीटा लिखना है, तो यहां से आप cos थीटा भी इजीली लिख सकते हो। cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है, और बेस कितना है अपना x है और हाइपोटेनियस कितना है √K² प्लस x², तो x अपॉन √K² प्लस x², ठीक है। तो फाइनली F रिजल्टेंट जो अपना आया है वो आया है 2KQ0 अपॉन A² प्लस x² की पावर 1 एंड A² प्लस x² की पावर हाफ कितनी हो जाएगी, A² प्लस x² की पावर 3/2, और x साथ में चल रहा है। इतना F रिजल्टेंट लगेगा इस चार्ज पे यदि इसको ओरिजिन से x डिस्प्लेस करते हो। यदि इस ओरिजिन से इसको x डिस्प्लेस करोगे तो इतना इस पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा 2KQ0 x अपॉन A² प्लस x² की पावर 3/2। अब यहां से मैं इस कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाता हूं, तो आप समझिए इस चीज को कि इतना रिजल्टेंट लग रहा है, तो कहने का मतलब ये जो चार्ज है ये वापस ओरिजिन की तरफ तो नहीं आएगा और ये बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। इसका ग्राफ ड्रॉ करके देखते हैं हम यहां से, ठीक है। तो F का और किसका x का जो ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा, ठीक है। आप इस चीज को समझने की कोशिश करें, तो F और x का जो ग्राफ आएगा वो देखते हैं हम। तो x मान लो इसमें 0 रख दूं मैं, तो F मेरे हिसाब से 0 है, और वैसे भी हमें फील करने की जरूरत है यहाँ पे, तो x 0 मतलब इसको डिस्प्लेस नहीं किया है, ओरिजिन पे रखा हुआ है, तो वी कैन से इजीली यहाँ पर जो F रिजल्टेंट इज ऑल्सो 0, इज दैट क्लियर। अब बात करें कि यदि x को आप इनफाइनाइट कर देते हो तो जो F होगा दैट इज ऑल्सो 0। आप पुट करो यहाँ पे, x को इनफाइनाइट कर देते हो तो देखो ये इनफाइनाइट मल्टीप्लाई और इनफाइनाइट का स्क्वायर, डिनोमिनेटर बहुत ज्यादा है इसका, ठीक है ना, और बहुत ज्यादा, इसलिए जो F रिजल्टेंट होगा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बच्चों इसका ग्राफ जो आएगा कुछ इस तरह से आएगा, इस तरह से आएगा। आ रही बात समझ में, कहने का मतलब ओरिजिन पे, अब चार्ज की मोशन को समझो, इस चीज को फील करो, ठीक है। न्यूमेरिकल से करने से मतलब नहीं है, कैसे हो रहा है कि चार्ज जब ओरिजिन पे रखा हुआ है तो वो आराम से ओरिजिन पे रखा हुआ था, जैसे इसको आपने x डिस्प्लेस किया तो ये क्या है, इन्फिनिटी तक चला जाएगा, ये आएगा ही नहीं वापस, ये चार्ज ओरिजिन की तरफ वापस आएगा ही नहीं, ये कहां चला जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ
चला जाएगा। अब एक बात बताओ कि इन्फिनिटी पे भी फोर्स कितना लग रहा है, 0 लग रहा है, और ओरिजिन पे था तो भी फोर्स कितना लग रहा है, तो 0 लग रहा है। तो एक बात बताओ, यहां से नोटिस करो एक चीज को कि ओरिजिन पे 0 और इनफाइनाइट पे 0, तो कहीं ना कहीं इसकी एक बीच में ऐसी कंडीशन होगी जहां पर जो ये फोर्स की वैल्यू है वो मैक्सिमम होगी। इज दैट क्लियर? समझ रहे हो बात को कि 0 से और 0 वेरी कर रहा है ग्राफ, तो 0 से 0 वेरी करेगा तो वी कैन से इजीली कहीं ना कहीं क्या होगा, फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम होनी है। तो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट आ रहा है, ये पॉइंट क्या होगा, इसका मैक्सिमम होगा, और यहां पे फोर्स की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ठीक है, इस तरह से अब हमें ये पॉइंट निकालना है कि ये पॉइंट कहां पर है। ठीक है, ये पॉइंट कहां पर है। तो चलो मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं। ग्राफ समझ में आ गया आपके? देखिए, तो x 0 पे f0 है और x इन्फिनिटी पे भी f0 है। तो यदि मैं इसका, आप एक बात बताओ कि f जो फोर्स आया, नेट फोर्स आया, इसका मैं डिफरेंशिएशन कर देता हूं विद रेस्पेक्ट टू x, तो वी कैन से df अपॉन dx इज dy dx ब्रैकेट में 2k q नॉट x अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। इज दैट क्लियर? अब आगे समझने की कोशिश करना यहां से कि इसका डिफरेंशिएशन करना, तो आप जानते होंगे इस चीज को। तो ये अपने पास कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लो, 2k q और q नॉट। इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, तो ये डिनोमिनेटर है, इसका स्क्वायर कर दो, तो a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2, और 3/2 का स्क्वायर करोगे तो क्यूब आएगा। इज दैट क्लियर? उसके बाद में बात करें तो वो ये पहले डिनोमिनेटर लिखना है, ये चीज आप जानते होंगे डिफरेंशिएशन करना तो इसका, ठीक है ना। 3/2 और x का करना है तो 1 आएगा, माइनस x को लिख लो, उसके बाद इसका करोगे तो 3/2 a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 1/2, और x स्क्वायर का और होगा 2x। कुछ नहीं, कैसे करते हैं अपन, ये चीज समझो कि एक तो पहले तो नीचे का स्क्वायर लिख लो, फिर नीचे की संख्या लिख लो, उसके बाद में दूसरे का डिफरेंशिएशन कर दो, माइनस ऊपर वाले की फिर संख्या लिख लो, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन कर दो। यही तो किया है मैंने, और कुछ नहीं किया। ठीक है, जिसको डाउट है डिफरेंशिएशन में कमेंट में आप पूछिए, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा इस चीज को। ठीक है, मैथमेटिक्स का टॉपिक है ये, तो आपको आना भी चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसके बाद में मैं यहां से आगे बात करूं तो df अपॉन dx इज 2k q नॉट, इसके बाद a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2, माइनस यहां से आप समझने की कोशिश करना कि 3/2 x स्क्वायर, और ये चल रहा है a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 1/2, और अंडर रूट अपॉन में नीचे जो चल रहा है वो चल रहा है a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर q। तो बच्चों उस पॉइंट को हमें निकालना है जहां पर फोर्स मैक्सिमम होगा। तो आप df बाई dx को क्या कर दो, df बाई dx को क्या कर दो, 0 कर दो। df बाई dx को आप 0 कर दोगे तो उस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा फोर्स, और x की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो इसको आप 0 करोगे तो देखो ये पूरी टर्म 0, ये 0, तो ये बचेगा, तो इनको इक्वल लिख देता हूं। तो इस तरह से लिख रहा हूं बच्चों, यहाँ पे a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2 इज इक्वल टू 3/2 x स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर हाफ। इज दैट क्लियर? अब देखो ये हाफ की पावर से आप हाफ हटा दो और 1 छोड़ दो केवल, ठीक है ना। तो अपने पास इसको 2 इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 2a स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, ठीक है, और ये अपने पास बच जाएगा 3x स्क्वायर। कोई दिक्कत है बच्चों यहाँ तक? यहाँ तक आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। हाँ बच्चों, एक छोटी सी यहाँ दिक्कत और है, देखो 2 से 2 नहीं काटा हमने यहाँ पे, ठीक है, 2 से 2 कटेगा ये पे, ठीक है, 2 तो हट ही जाएगा, ठीक है, 2 हट जाएगा, ये 2 को हटा दो, ठीक है। तो अपने पास बच जाएगा यहाँ पे a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर और 3x स्क्वायर, तो a स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 2x स्क्वायर, तो x स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा a स्क्वायर अपॉन 2। तो वी कैन से x इज इक्वल टू प्लस माइनस के अंडर रूट सॉरी a बाई रूट 2, a बाई रूट 2। इज दैट क्लियर? तो x इज इक्वल टू a बाई रूट 2 पर क्या होगा, फोर्स मैक्सिमम होगा। कहने का मतलब प्लस के वाई रूट 2 और माइनस ए वाई रूट 2 का मतलब आप समझ रहे हो कि यदि आप इसको अलोंग द वाई एक्सिस, अलोंग द पॉजिटिव वाई एक्सिस अपन इसको डिस्प्लेस करते हैं तो ये कहीं एक पॉइंट आएगा इसका, कहीं ए वाई रूट 2 पे जाके, वहां जाके इसका फोर्स क्या हो जाएगा,
मैक्सिमम हो जाएगा, और यदि इसको नीचे डिस्प्लेस करते हो तो माइनस के a/√2 पे जाके ये फोर्स मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा और आगे बढ़ाता हूँ। तो अब देखिए, क्योंकि बच्चों लेंथी होता जा रहा है क्वेश्चन, काफ़ी क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ मैं एक ही क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि एडवांस में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। यहाँ तक पूछ लेगा, फिर यहाँ जाके कुछ लास्ट में और टर्मिनोलॉजी ऐड कर देगा, फिर जाके क्वेश्चन को देगा आपको। ठीक है, तो कंसेप्ट आप समझो आज का। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आपको। तो x = a/√2 पर क्या होगा, फोर्स मैक्सिमम हो गया, और मोशन भी समझ में आ गया आपको। तो अब देखिए, व्हाट इज द x = a/√2, इसको मैं डिफाइन करता हूं। ठीक है, क्योंकि ये बहुत काम आने वाला है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी बहुत काम आएगा, और ग्रेविटेशन फील्ड में भी आपने देखा होगा। इसको एक बार याद हो तो a/√2 आया था, है ना। तो देखिए इस चीज को कि व्हाट इज द a/√2। तो अपने पास इसका मैं सीधा एक ट्रिक बता देता हूं कि किस तरह से हम फोर्स को मैक्सिमम देख सकते हैं। एक ट्रिक है डायरेक्ट ही। तो अपने पास कोई एक जैसे कि प्लेन है, और प्लेन पर कोई ट्रायंगल है बच्चों, ये इस तरह से कोई एक ट्रायंगल, और ट्रायंगल के हर वर्टेक्स पे क्या लगा हुआ है, चार्ज लगा हुआ है। ठीक है, ट्रायंगल इस तरह से प्लेन में रखा हुआ है बच्चों ट्रायंगल। ठीक है, 3D में समझना आज के क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ पर इसका सेंट्रॉयड है, तो सेंट्रॉयड से ये सेंट्रॉयड है। ठीक है, तो मान लो इसके ट्रायंगल के हर वर्टेक्स पे, जैसे ट्रायंगल को फील करो, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, तो इस ट्रायंगल के हर वर्टेक्स पे एक चार्ज रखा हुआ है, और इसके सेंट्रॉयड के अबाउट किसी चार्ज को यदि मूव कराते हो, कहानी वही बन गई ना कि दो चार्ज था, दो चार्ज के सेंटर के अबाउट इसको वाई डायरेक्शन है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आप मूव कराते हो। यदि कोई ट्रायंगल है 1, 2 और 3, तो इसके वाई डायरेक्शन के अबाउट इसको यदि मूव कराते हो, स्क्वायर लेके देख लो, जैसे मान लो कोई स्क्वायर है अपना। ठीक है, तो ये स्क्वायर है, स्क्वायर के हर पॉइंट पे क्या है, एक चार्ज रखा हुआ है, और जैसे कि मान लो इसके इसके सेंट्रॉयड के अबाउट इसको आप मूव कराते हो, वही फील लेके समझो। ये प्लस क्यू रखा है, यहाँ पे प्लस क्यू रखा है, प्लस क्यू यहाँ रखा है, प्लस क्यू यहाँ रखा है। ये बहुत अच्छी ट्रिक बताने जा रहा हूँ बच्चों, ये चीज़ ध्यान रखना, ये बहुत काम आने वाली है। जैसे कि मान लो n पॉलीगन है, n पॉलीगन ले सकते हो आप, स्क्वायर है, ट्रायंगल है, हेक्सागन है, पेंटागन है, रेगुलर पेंटागन है, रेगुलर हेक्सागन है, या वी कैन से कि n पॉलीगन है, या फिर इनफाइनाइट पॉलीगन का एक। तो एक बात बताओ, इनफाइनाइट पॉलीगन का मतलब क्या हो गया, वो एक सर्किल बन गया, बना कि नहीं बना, एक रिंग बनी कि नहीं बनी। जैसे प्लेन है, इस प्लेन में एक रिंग बनी कि नहीं बनी, ये रिंग बन गई। इसकी कितनी साइड्स हैं, इनफाइनाइट साइड्स हैं। तो वी कैन से कि इस तरह से मान लो, और ये पूरी रिंग पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है ना, सरफेस से। आ रही बात समझ में बच्चों, ये ट्रिक बता रहा हूं मैं, क्योंकि एक बार हमने डेरिवेशन कर लिया, बार बार करने के लिए नहीं बैठेंगे। अब क्वेश्चन में तुमसे पूछ लिया जाए कि ट्रायंगल के हर वर्टेक्स पे एक चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू, और इसके परपेंडिकुलर सेंट्रॉयड के आप किसी चार्ज को मोशन कराते हो, मूव कराते हो, तो बताओ उस पर कितना फोर्स कहाँ लगेगा, किस तरह से लगेगा। इस तरह से कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप डायरेक्ट ट्रिक से कर सकते हो कहाँ पर फोर्स मैक्सिमम होगा। ठीक है ना, तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रख लेना कि जैसे आपके पास ये इस तरह से ये दो चार्ज थे, ठीक है, तो इसके अबाउट आप एक सर्किल ड्रॉ कर लो, एक रिंग ड्रॉ कर लो। जैसे ट्रायंगल है तो ट्रायंगल के अबाउट आप एक रिंग ड्रॉ कर लो। जैसे ये स्क्वायर है तो स्क्वायर के अबाउट आप एक रिंग ड्रॉ कर लो। ठीक है, जैसे आपके पास ये रिंग है तो रिंग खुद ही एक तरह से सर्किल ड्रॉ हो रही है इसकी। ठीक है, तो ट्रिक क्या है वो समझने की कोशिश करना कि कहां पर फोर्स मैक्सिमम होगा इस कंडीशन में। तो वो होता है उसकी रेडियस जो आपने रिंग ड्रॉ की है अपॉन √2। ये ध्यान रखना हमेशा, उसकी रेडियस अपॉन √2। जैसे कि यहां पर आप देखो चलोगे तो स्क्वायर की इस सर्किल जो आपने ड्रॉ किया है इसकी रेडियस ये होगी, तो इसका डायगोनल कितना होता है, डायगोनल होता है √2a। तो इसका जो ये हाफ कर देंगे तो √2a/2 आ जाएगा, तो a/√2 आएगा। तो a/√2 पर जाकर इसका रेडियस होगा, तो इसको आप लिख सकते हो कि रेडियस कितनी है इसकी, इसकी सर्किल की रेडियस कितनी, a/√2 है, √2a/2 ही तो करोगे, a/√2 होगी ना, तो a/√2 इंटू √2 तो कितना a/2। तो बच्चों a/2 पे जाके फोर्स मैक्सिमम, जैसे कि एक ये स्क्वायर का, ये स्क्वायर के हर वर्टेक्स पे क्या रखा, चार्ज, यहाँ 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 यहाँ, तो इसके सेंट्रॉयड के अबाउट यदि आप बात करते हो तो इसके सेंटर से a/2 डिस्टेंस पे जाके क्या होगा,
वहां पर फोर्स मैक्सिमम होगा, बाकी फिर इनफाइनाइट पे जाके दोबारा से 0 होना है। जैसे इस केस में आप कह सकते हो, तो इसकी रेडियस सिंपल मान लो r है, रिंग का डेरिवेशन करेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड में, रिंग की एक्सिस पे निकालेंगे तो उस तरह से निकलेगा, ठीक है। तो इसकी बात करें तो इसके ऊपर जाके किसी पॉइंट पे कितनी दूर, r/√2 पे, ठीक है ना। तो r/√2 पे जाके क्या होगा, इसका फोर्स मैक्सिमम होगा। अपन बात करें जैसे इस ट्राइंगल की बात कर लो, ट्राइंगल के अबाउट आपने वर्टेक्स के सर्किल बना लिया, तो ये जो रेडियस है ये कितनी होती है, तो सेंट्रोइड से जो डिस्टेंस होती है अपनी इसकी एक वर्टेक्स की, वो होती है a/√3, ठीक है ना, a/√3 होती है ना। तो अपन फॉर्मूला क्या है, रेडियस अपॉन √2, तो a/√3 इंटू √2, तो ay कितना हो जाएगा, √6। इज दैट क्लियर। तो कहने का मतलब ये है कि अब तुम्हें पूरा सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो a/√6 पे जाके क्या होगा, फोर्स मैक्सिमम होगा। इज दैट क्लियर। तो बच्चों एक ही क्वेश्चन था, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस कर दिए इसमें, ठीक है ना। तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसको आराम से आप करिए, सॉल्व कीजिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, ठीक है ना बच्चों। वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया बच्चों, कर लिया आपने। तो देखो इसको रफ कर रहा हूं, ठीक है बच्चों। तो मैंने आपसे कहा था ना इस तरह से हमें क्वेश्चन डिस्कस करने हैं आज एडवांस में, ठीक है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है, मुझे ऐसा लगता है आज की वीडियो 2 घंटे की होगी कम से कम, ठीक है। देखते हैं कब तक खिंचती है, नहीं तो फिर मुझे एडवांस के लिए एक और वीडियो बनानी पड़ेगी, 2-3 वीडियो में डिस्कस होंगे क्वेश्चन, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है सारे कूलाम्स लोग में, ठीक है बच्चों। अब देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि एक इस तरह से कोई हैंगिंग चीज़ है यहाँ पे, स्टेबल है, और एक बॉल यहाँ पर ऐसे रखी हुई है और एक बॉल इस तरह से यहाँ पे हैंग की हुई है। इज दैट क्लियर। आइडेंटिकल्स बॉल्स हैं, ठीक है ना, आइडेंटिकल बॉल है। तो वी कैन से इजीली कि इस पर भी चार्ज है +q, ठीक है, और इस पर भी चार्ज है अपना +q, ठीक है। आइडेंटिकल्स बॉल्स है, ध्यान रखना बच्चों इस चीज़ को, है ना, ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट चार्ज की तरह हमें इसको बिहेव करना हो। पॉइंट चार्ज है केवल, ये बड़ी बड़ी बॉल्स नहीं है, ये स्पेयर बड़े बड़े नहीं है, छोटे से जो लटक रहे हैं, ये एक छोटे छोटे पॉइंट चार्ज की तरह इसको बिहेव करना है। ये इंसुलेटिंग थ्रेड्स हैं, ठीक है बच्चों। इंसुलेटिंग थ्रेड्स क्यों लिए हमने, उसका रीज़न ये है कि ये चार्ज इसमें से निकल के इन थ्रेड्स में से पास नहीं हो जाए, इसलिए हम इसको इंसुलेटिंग ले रहे हैं, ठीक है ना। चार्ज स्टेबल है यहाँ पे, ठीक है। अब समझने की कोशिश करना नेक्स्ट चीज़ कि मान लो इस तरह से, ये एक इक्विलिब्रियम की कहानी बता रहा हूँ, इस तरह से केस बना हुआ है, ये एंगल थीटा है और ये एंगल भी थीटा है। इज दैट क्लियर। तो क्वेश्चन में हमसे कहा है कि हमें देखो इसका मास है मान लो m और इसका मास भी m है, दोनों सेम है, ठीक है। सेम क्यों है इसको हम नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन में कहा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m, फाइंड द वैल्यू ऑफ m, ठीक है ना, कि इसकी m की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी, ठीक है। तो m की वैल्यू कैलकुलेट करनी है हमें। तो m की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए कुछ नहीं, एक इसका प्रीवोट डायग्राम बना लो, FVD बना लो। जैसे मान लो ये अपने पास एक बॉल m मास की, तो इस पर नीचे कितना लग रहा है, mg लग रहा है, इधर की तरफ कितना लग रहा है, टेंशन लग रहा है T। इज दैट क्लियर। और इसके बाद में आप इसका कंपोनेंट करोगे तो मुझे बताओ, देखो इस तरह से कंपोनेंट करोगे तो ये थीटा, तो दैट इज ऑल्सो थीटा, ठीक है। तो ये थीटा आएगा, तो ऊपर की तरफ कंपोनेंट आएगा इसका T cos थीटा, और इस तरफ इसका कंपोनेंट आएगा T sin थीटा, ठीक है। इसके बाद में इसका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा इस चार्ज के कारण, उस डायरेक्शन में लगेगा, दैट इज कॉल्ड Fe, ठीक है। दूसरे के बनाने की जरूरत नहीं है, सेम ऐसा ही बनेगा, नीचे mg, इधर टेंशन T1 T2 मान लो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस चीज़ से, ठीक है। अब बात समझने की कोशिश करना इन चीज़ को, अपन इक्विलिब्रियम में सिस्टम पूरा, तो हम देखते हैं यहाँ से कि T cos थीटा जो आ रहा है अपना, तो दैट इज ऑल्सो इक्वल टू mg, ठीक है। और T sin थीटा की आप बात करोगे, वो आ रहा है अपना इज इक्वल टू Fe, ठीक है। तो ये इक्वेशन 1 मान लो, ये इक्वेशन 2 मान लो। इज दैट क्लियर। अब इक्वेशन 2 अपॉन इक्वेशन 1 कर लो, तो ये अपॉन ये करोगे तो क्या आएगा इधर, tan थीटा इक्वल टू कितना आएगा, तो Fe अपॉन mg।
बच्चों इस इक्वेशन को बहुत याद कर लेना, ठीक है ना, मतलब इसको अच्छी तरह याद कर लेना, बहुत काम आने वाली है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कि tan थीटा इज इक्वल टू एफ ई अपॉन एम जी। हमसे क्वेश्चन पूछा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एम, निकाल देंगे इजीली, यहाँ से एम की वैल्यू आराम से निकल जाएगी, लेकिन इस इक्वेशन को याद करना। इसको क्वेश्चन क्या था कि दो इंसुलेटिंग थ्रेड्स थी और एक पॉइंट चार्ज की तरह उन पे दो स्पेयर हमने हैंग करा दिए, ठीक है, और इस तरह से जैसे कि इसकी जो ये है लेंथ है एल मान ली, और लेंथ एल मानने के बाद में ये एंगल हमने थीटा मान ली, ठीक है ना। तो हम क्वेश्चन को सॉल्व आगे करते हैं, हमें क्या निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एम। तो एम की वैल्यू कैसे निकलेगी, यहाँ से एम की वैल्यू आप निकाल लो इजीली, एफ ई लिख लेते हैं पहले, एफ ई कितना है, तो कितना आएगा एफ ई, तो एफ ई इज इक्वल टू आएगा 1/4πε0 Q1 Q2, Q1 Q2 कितना है, Q स्क्वायर है अपॉन R स्क्वायर, सेपरेशन कितना है इनके बीच में, तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम वी कैन सी इजीली दैट इज ऑल्सो L sin थीटा। देखिए आप L sin थीटा होगा कि नहीं होगा, ये L है ये थीटा है, तो L sin थीटा दैट इज ऑल्सो L sin थीटा। तो सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस इज 2L sin थीटा और 2L sin थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, इज दैट क्लियर। तो इस तरह से इसका सेपरेशन आएगा। तो एफ ई इज इक्वल टू 1/4πε0 Q स्क्वायर अपॉन 4L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये अपना क्या आ गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ गया। तो यहाँ से एफ ई की वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे, तो tan थीटा इज इक्वल टू एफ ई कितना है 1/4πε0 और एम जी नीचे चल रहा है, तो इसको एम जी को लिख लेंगे अभी, Q स्क्वायर अपॉन 4L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और एम जी साथ में चल ही रहा है। तो वी कैन कैलकुलेट इजीली द वैल्यू ऑफ एम हियर, ठीक है। tan थीटा नॉन ही अपने पास, थीटा भी क्वेश्चन में दिया था, तो यहाँ से आप m की वैल्यू निकाल सकते हो। तो m को इधर ला दो, बाकी सारी टर्म को नीचे ले जाओ, तो m इधर आ गया, तो Q स्क्वायर अपॉन 4πε0, इधर से 4L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और g साथ में चल रहा है, और tan थीटा नीचे आएगा, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख लो इसको, ठीक है ना। तो कॉस थीटा ऊपर जाएगा, तो फाइनली व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m, m इज इक्वल टू Q स्क्वायर कॉस थीटा अपॉन 4πε0 इंटू 4L स्क्वायर g साइन क्यूब थीटा, दैट इज द वैल्यू ऑफ m। इज दैट क्लियर। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m, तो हमने इजीली इसका एक एफवीडी बनाया, एफवीडी बना के हमने इसको सॉल्व कर दिया, ठीक है बच्चों। तो वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कर लीजिए। कर लिया बच्चों नोट। तो इसके बाद मैं सेकंड क्वेश्चन पे चलता हूं, ध्यान से समझना इस चीज को, कि इसी का सेकंड क्वेश्चन है, इसी का सेकंड पार्ट है। तो क्या है ये क्वेश्चन, याद रखना बच्चों, tan थीटा इक्वल टू एफ ई अपॉन एम जी, इज दैट क्लियर। tan थीटा इज इक्वल टू एफ ई अपॉन एम जी, ठीक है, याद रखना इस चीज को। अब बात करें क्वेश्चन में हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड पार्ट क्या कह रहा है इसका, फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया, सेकंड पार्ट बोल रहा है कि यदि वॉल की डेंसिटी ऑफ वॉल इज रो, ठीक है, डेंसिटी ऑफ वॉल क्या है, ये जो वॉल लटकाई हुई है इनकी डेंसिटी दे रखी है हमें क्वेश्चन में, गिवन है कितनी, रो। और उसके बाद बोला है कि इस पूरे सिस्टम को आप किसी एक मीडियम में रख दीजिए, इस पूरे सिस्टम को किस में रख दीजिए, किसी मीडियम में रख दीजिए, और उस मीडियम की जो डेंसिटी है उसको आप मान लीजिए सिग्मा। व्हाट, उसकी डेंसिटी को क्या मान सकते हो आप, सिग्मा मान सकते हो। क्वेश्चन में गिवन है ये चीज, ठीक है। पहले तो ये सिंपल था, मीडियम में नहीं रखा था, अब क्वेश्चन में हमसे कहा है कि इसकी पूरी डेंसिटी, इसको वॉल को क्या करना है अपने को, पूरे सिस्टम को एक मीडियम में रख देना है जिसकी डेंसिटी कितनी है, सिग्मा है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में अब क्या कहा है कि क्वेश्चन में कहा है कि व्हाट इज द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ दिस मीडियम, फाइंड द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, फाइंड द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दिस मीडियम, इस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बताओ, है ना। एप्सिलॉन आर की वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ से,
ठीक है ना, कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन आर। तो वी कैन से इजीली यहां से हम कह सकते हैं इस बात को कि हम इसका प्रीबोर्ड डायग्राम दोबारा से एक बार बना के देखते हैं। और बनाने की बच्चों जरूरत है नहीं मेरे हिसाब से, क्योंकि देखो आपको पता है कि tan थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, एफ ई अपॉन एम जी। पर एक चीज और कहा है क्वेश्चन में, ध्यान रखना, अभी तक मैंने बताया नहीं आपको, कि मीडियम में जाने के बाद में जो इनकी लेंथ है इनका सेपरेशन सेम रहता है, इनका सेपरेशन में कोई भी चेंज नहीं हुआ है, ठीक है ना। जितना सेपरेशन अभी था उतना ही सेपरेशन, कहने का मतलब ये जो एंगल दे रखे ना आपको ये सेम है, जितने अब हैं उतने ही इसको इसमें रखेंगे हम मीडियम में जाने के बाद, चेंज नहीं हुआ इस पर, ठीक है, ये मानना है हमें, ठीक है। तो यहाँ से tan थीटा इक्वल टू एफ ई अपॉन एम जी करना है। तो मुझे एक बात बताओ, थीटा तो कांस्टेंट है, थीटा पे कोई फर्क पड़ा है क्या? मेरे हिसाब से तो थीटा पे कोई फर्क नहीं पड़ा, पड़ा हो तो बताओ मुझे, नहीं पड़ा ना। अब फर्क किस पे पड़ा, एफ ई इतना ही लगना है क्या? एफ ई इतना नहीं लगना, अब एफ ई चेंज हो जाएगा, एफ ई कितना हो जाएगा, एफ ई डैश हो जाएगा, ठीक है ना, एफ ई डैश हो जाएगा। इसको आराम से एफ इलेक्ट्रिक की जगह अब एफ डैश इलेक्ट्रिक लिख लेंगे इसको, ठीक है ना। तो अब tan थीटा में लिखना चाहो इस इक्वेशन के लिए, देखो एफ बी डी बनाना चाहो तो एफ बी डी बना लेना, डरना मत इस क्वेश्चन को। ये वही टी हो गया, इधर की तरफ क्या आएगा इसका, टी कॉस थीटा आएगा, इधर की तरफ क्या आएगा, टी साइन थीटा आएगा, इधर की तरफ क्या आएगा। अब की बार मीडियम में रखा है तो इसको एफ डैश ई लिख दो, मीडियम का अब के फोर्स चेंज हो जाएगा, इधर क्या है एम जी है, इज दैट क्लियर। और किसी भी मीडियम में आप रखोगे तो वाइनेंसी फोर्स लगेगा इसका ऊपर की तरफ, वाइनेंसी फोर्स भी तो लगेगा, किसी मीडियम में आप रखोगे किसी वॉल को तो वाइनेंसी फोर्स लगेगा, तो वाइनेंसी फोर्स लगेगा तो इक्वेशन क्या बनेगी, गौर करके देखो, एफ ई डैश इक्वल टू टी साइन थीटा, इज दैट क्लियर। सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी कि ये एम जी नीचे है और बी ऊपर है, तो टी कॉस थीटा की इक्वेशन बनाएंगे, तो टी कॉस थीटा की इक्वेशन कैसे बनेगी, तो टी कॉस थीटा प्लस बी इक्वल टू एम जी, इक्विलिब्रियम में सिस्टम, टी कॉस थीटा प्लस बी, टी कॉस थीटा प्लस बी इक्वल टू एम जी, तो एम जी माइनस वी हो जाएगा, ठीक है। ये अपॉन ये कर दो तो ये कहानी बनेगी नहीं बनेगी, तो एफ ई की जगह तो मैं लिख लूँ एफ ई डैश, एम जी की जगह मैं क्या लिख लूँ, एम जी माइनस वी, क्योंकि थीटा क्या था, कांस्टेंट था। किसी को कोई डाउट है, थीटा कांस्टेंट था इसलिए मैंने इसको क्या रख लिया, एफ ई डैश अपॉन एम जी माइनस वी। क्लियर है बच्चों। अब मुझे एक बात बताओ कि एफ ई डैश मीडियम में किसी फोर्स को कैसे डिनोट करते थे, मैंने आपको बताया था कि एफ नॉट अपॉन एफ एम क्या होता है, यदि सेपरेशन सेम हो, आपको लास्ट वीडियो में जाके देखिए, यदि सेपरेशन सेम हो तो मैंने कहा था कि जो रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है दैट इज एफ नॉट अपॉन एफ एम, या एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो वी कैन से इजीली कि एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एफ नॉट अपॉन एफ एम, इज दैट क्लियर। तो एफ नॉट अपॉन एफ एम है अपने पास, यहाँ से आप देख सकते हो कि जो एप्सिलॉन आर को नीचे ले आओ, ठीक है, एफ एम की वैल्यू लिखनी है तो एफ एम की वैल्यू क्या लिखोगे, एफ नॉट अपॉन एप्सिलॉन आर लिखोगे कि नहीं लिखोगे, लिखोगे ना। तो एक तरह से ये एफ एम ही तो है, एफ ई डैश क्या है, मीडियम में लगने वाला फोर्स ही तो है। तो tan थीटा को क्या लिख सकते हो आप बताना जरा मुझे, tan थीटा को आप लिख सकते हो एफ ई अपॉन एप्सिलॉन आर एम जी माइनस बी, इज दैट क्लियर। एफ ई अपॉन ई आर लिख दिया मैंने इस चीज को, देखो एफ ई, एफ नॉट की जगह एफ ई मान लो, मैंने क्या माना था कि यदि वैक्यूम में रखा हुआ है तो फोर्स लग रहा है एफ ई, और यदि मीडियम में है तो एफ डैश ई, ये माना था ना। पहले हम एफ एम और एफ नॉट मानते थे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो एफ ई अपॉन एप्सिलॉन आर लिख दिया, एम जी माइनस बी रख दिया, इज दैट क्लियर। यहाँ तक किसी को दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखो इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को इक्वल कर लो, ये वाली और ये वाली इक्वेशन को, क्योंकि tan थीटा क्या है, इक्वल है। मैं इसको रफ कर रहा हूँ बच्चों यहाँ से, तो tan थीटा इक्वल है, तो वी कैन से इजीली कि एफ ई अपॉन एम जी इज इक्वल टू एफ ई अपॉन एप्सिलॉन आर एम जी माइनस वी। तो एफ ई से एफ ई गया, ठीक है। तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू निकालनी है हमें, एप्सिलॉन आर को इधर बुला लो, इधर की तरफ, ठीक है, एम जी को ऊपर ले जाओ, तो एम जी अपॉन एम जी माइनस वी। तो एप्सिलॉन आर को कैसे लिख सकते हैं, एम को क्या लिख सकते हो, मान लो इसका मैं वॉल्यूम मान लेता हूँ वी, इन वॉल का क्या है वॉल्यूम वी है, तो एम को मैं लिख सकता हूँ रो वी जी, क्योंकि इसकी डेंसिटी रो है और वॉल्यूम वी है, तो एम को क्या लिख सकते हैं, रो वी लिख सकते हैं, और रो वी जी हो गया। इधर नीचे क्या लिखोगे, रो वी जी माइनस वाइनेंसी कैसे लिख सकते हैं अपन, बताओ वाइनेंसी कैसे लिखते हैं, याद है कि बच्चों वाइनेंसी कैसे लिखी जाती है, सोचो जल्दी से, वाइनेंसी कैसे लिखते हैं, याद है किसी को,
सोचो बच्चों जल्दी से, वाई एन सी कैसे लिखी जाती है, सोचा क्या? सिग्मा वी और जी, क्लियर है? वाई एन सी फोर्स लिख दिया मैंने, ठीक है। इसकी डेंसिटी मीडियम की इंटू वॉल्यूम वॉल का, और जी इसकी ग्रेविटेशन, दैट इज कॉल्ड द वाई एन सी सिग्मा वी जी, ठीक है। तो देखो वी जी और वी जी सब में गया, तो एप्सिलॉन आर इज द रो अपॉन रो माइनस के सिग्मा, ये एप्सिलॉन आर की वैल्यू आई। इज दैट क्लियर? क्लियर है बच्चों यहाँ तक? तो एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू रो अपॉन रो माइनस के सिग्मा, क्लियर है? किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? कोई डाउट हो तो आप बताइए मुझे कमेंट में, ठीक है। मैं सॉल्यूशन करूंगा उसका। लाइव चैट चल रही है तो यहाँ पे आप लाइव चैट में भी आप बता सकते हैं, मैं आपको उसका सॉल्व कर दूंगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा। इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा आज पढ़ने में? मजा आ रहा है ना? तो बच्चों ऐसे ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, अभी तो हम 3-4 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे अच्छे, मजा आने वाला फुल। आराम से मस्ती के साथ कंसेप्ट को डेवलप कीजिए, कंसेप्चुअल क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, ठीक है ना। तो वीडियो को पॉज कीजिए, यहाँ तक नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम फिर इसके बाद। वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया बच्चों? ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों, काफ़ी लंबी वीडियो होती जा रही है और 2 ही क्वेश्चन डिस्कस हुए और डिस्कस भी अच्छी तरह किए मैंने। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे देखते हैं, हो सका तो एडवांस लेवल की एक वीडियो और बनानी पड़े मुझे, ठीक है ना। तो इसलिए आप क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, उसके बाद देखते हैं फिर। अब देखिए 3rd क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे कि एक अपने पास वही एक इस तरह से हैंगिंग की हुई है और वही 2 बॉल है, एक इस तरह से है और एक इस तरह से है, ठीक है ना। क्लियर है? और नीचे बना लो थोड़ा सा इस तरह से, ठीक है। तो चार्ज मैं अलग अलग मान लेता हूँ कि इस पर Q1 है और इस पर Q2 है। बच्चों कंसेप्ट समझना, बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं यहाँ से, आपके बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे, आप देखना क्वेश्चन करके। ये Q1 और Q2 है, मैं मान लेता हूँ इसका मास है अपना M1 और इसका मास है अपना M2, और जो यहाँ से जो एंगल बना रहा है दैट इज θ1 एंड दैट इज θ2, ठीक है। क्वेश्चन समझना है इस चीज़ को, क्या कहना चाह रहा है कि एक Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, एक M1 मास है और एक M2 मास है, ये θ1 और θ2 इसके एंगल है। मैंने सब कुछ अलग लिया आपकी बात, ठीक है। अब क्वेश्चन में हमसे बोला है कि हमेशा ये जो वॉल है ये फिक्स एंगल पे ही रहेंगी क्या, मतलब θ सेम रहेंगे क्या। कहने का मतलब θ1 और θ2 का रिलेशन बताना है कि θ1 और θ2 किस पे डिपेंड करेंगे, किस चीज़ पे डिपेंडेंट करेंगे, चार्ज पे डिपेंडेंट करेंगे या मास पे डिपेंडेंट करेंगे, मतलब किस चीज़ पे डिपेंडेंट करेंगे θ1 θ2 वेरिएबल हो सके। समझ रहे हो बात को? तो देखिए यहाँ से तो हमसे बोला है कि व्हाट इज द रिलेशन ऑफ θ1 एंड θ2 कंपेरिजन टू M1 M2 या Q1 Q2, मतलब किससे इसका रिलेशन सेट बैठेगा वो हम देखते हैं यहाँ से, ठीक है। तो एक का हम FVD बना के देखते हैं। तो जैसे आप एक का FVD बनाओगे तो इस तरह से मान लो इसका बना लो, तो नीचे की तरफ कौन सा लग रहा है, M1G लग रहा है, क्लियर है। उसके बाद में इधर की तरफ आप टेंशन मान लो इसकी T1, ठीक है। उसके बाद में ऊपर की तरफ जो कंपोनेंट आएगा, ठीक है, इस θ1 का जो आएगा तो हम देख लेंगे बाद में, ये θ1 है, ठीक है ना। कहने का मतलब इसको इस तरह से मिला दो बच्चों एक बार के लिए, ठीक है। इसको सॉल्व करके देखते हैं। मैं मान लेता हूँ ये एंगल क्या है, अल्फा है, ठीक है, ये एंगल क्या है, अल्फा है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये ध्यान रखना है दोनों जो लेंथ है इनकी स्ट्रिंग की वो सेम है, ये भी L है और ये भी L है। ये एंगल अल्फा है, ये M1 मास है, तो यहाँ से हम बात करें दैट इज ऑल्सो अल्फा, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि आइसोस्केलस ट्राइंगल हो चुका है अपना, ये L, तो ये अल्फा और ये अल्फा, ठीक है। अब यहाँ से आप एक चीज़ नोटिस कीजिए कि यहाँ से हम देखें तो इसका हम कंपोनेंट करके देखते हैं एक बार, ठीक है। एक बार ये फोर्स लगा लेते हैं, ठीक है। इस तरह से इसको सीधी लाइन बना लो, इस तरह से लाइन है, ठीक है। अब इसका एक कंपोनेंट करेंगे इस डायरेक्शन में, ये सॉरी कंपोनेंट क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा अभी तो इसका Fe, इज दैट क्लियर। तो Fe लग गया, इधर M1G लग गया, ठीक है, सारी कहानी हो गई। इस तरह से इसका बना के देखो, तो इसका बनाओगे तो नीचे आएगा M2G, इसके बाद इधर की तरफ जो आएगा वो आएगा अपना Fe ऑल्सो, एंड इधर जो टेंशन है मान लेता हूँ मैं T2 है, ठीक है। अलग अलग
मान लेता हूँ यहाँ पे भी, ठीक है। अब समझने की कोशिश करना है यहाँ से कि कंपोनेंट किस तरह से करने, ठीक है। कंपोनेंट करना समझ लेना। जैसे कि मैं मान लेता हूँ कि ये है, तो इस लाइन को थोड़ा आगे बढ़ा लेता हूँ इधर की तरफ, ठीक है। तो ये अल्फा, तो ये ऑल्सो अल्फा, ठीक है। अब कहने का मतलब θ1 और θ2 का रिलेशन निकालना है। देखो अपने पास एफ की वैल्यू निकालेंगे और m1g दे रखा है, उसके बाद अल्फा भी अननोन है, एल केवल लेंथ ही दे रखी है। ये सारी कहानी करने में हमें बहुत टाइम लग जाएगा और फोर्स की इक्वेशन बनने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, ठीक है ना। तो फोर्स की इक्वेशन ना बनाते हुए मैं यहाँ पर टॉर्क की इक्वेशन पे बात करूंगा अबाउट पॉइंट O। समझना इस चीज़ को, θ1 और θ2 का रिलेशन देखना है किस पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। बहुत बार क्वेश्चन आता है, इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन है, ठीक है ना। मैं डीपीपी सेंड करूंगा, उसमें आप देखना इस चीज़ को कि ये पॉइंट O के अबाउट में बात करूं कि किस पे डिपेंड करेगा, इस पे करेगा कि इस पे करेगा, M1 पे करेगा, M2 पे करेगा। तो पॉइंट O के अबाउट में देखता हूं टॉर्क एक एक का, ठीक है। तो इसका जैसे ही मैं टॉर्क देखूंगा तो इसका टॉर्क देखो, एक तो इसका टॉर्क ये T1 तो इसी में से क्रॉस हो गया, तो T1 का टॉर्क तो जीरो हो जाएगा, उसी में से क्रॉस हो जाता है जिस पॉइंट के रेस्पेक्ट में आप देख रहे हो, तो टॉर्क जीरो हो जाता है, ठीक है। उसके बाद बात करें किसका, एक तो Fe का आएगा इधर की तरफ और एक m1g का एक कंपोनेंट आएगा इधर की तरफ। तो देखो यहाँ से नोटिस करो ये लाइन और ये लाइन, ठीक है। एंगल सेट करना है बस, यहाँ पे एंगल सेट करना मेन काम है बस, ठीक है। तो Fe का कंपोनेंट करके देख लो आप, एक कंपोनेंट इधर आएगा तो ये भी इसमें से क्रॉस हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो ये Fe cos अल्फा आएगा, इधर आएगा इसका Fe sin अल्फा। इज दैट क्लियर। तो Fe sin अल्फा परपेंडिकुलर बचेगा। देखो फोर्स कौन कौन से Fe थे, T1 था और m1g था, तीन फोर्स थे। तो T1 तो इसी में से क्रॉस हो गया तो कोई मतलब नहीं टॉर्क इसका। m1g का इस कंपोनेंट का आएगा क्योंकि परपेंडिकुलर कंपोनेंट है इसके, ठीक है। और इस Fe का इस कंपोनेंट का आएगा क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये इसको इधर रोटेट करेगा, ये इसको इधर रोटेट करेगा। इज दैट क्लियर, ठीक है बच्चों। अब समझने की कोशिश करना कि इसका एक कंपोनेंट आ गया Fe sin अल्फा, ठीक है। अब दूसरा इसका कंपोनेंट करके देखते हैं, तो ये एंगल कितना होगा बता सकता है कि कोई। तो जैसे कि ये θ1 है, तो ये अपना θ1 है, तो दैट इज ऑल्सो कौन सा, ऑल्सो ये वाला कितना होगा, ये और ये θ1 होगा, ठीक है ना। ये θ1 है तो m1g का एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा m1g cos θ1 और ये वाला आ जाएगा m1g sin θ1। करने की कोशिश करना इस चीज़ को। तो एक कंपोनेंट आ गया m1g sin θ1 और एक कंपोनेंट आ गया अपना Fe sin अल्फा, ठीक है ना। तो ये टॉर्क इस तरह से इक्वल कर देंगे इसको, क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी होगा और ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम भी होगा, ठीक है। तो इसको हम क्या कर देते हैं, सिस्टम को इक्विलिब्रियम में कर देते हैं, तो नेट जीरो हो जाएगा। तो वी कैन से इजीली टॉर्क अबाउट द m1g sin θ1। तो m1g sin θ1 इंटू एल इज इक्वल टू, एल क्या है ये, और फोर्स इंटू एल लेंथ, यही तो होती है। उसके बाद में Fe sin अल्फा का देखें, तो Fe sin अल्फा इंटू डिस्टेंस एल। इज दैट क्लियर। ये इक्वेशन बन गई हमारी एक तो, ठीक है ना। दूसरी इक्वेशन यहाँ से इसी तरह बना लो, इसको भी आगे बढ़ा दो। तो ये एंगल अल्फा है, ठीक है। तो एक इक्वेशन इसकी इधर बन जाएगी, जैसे कि फोर्स लग रहा है तो इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, इस तरह से इधर की तरफ ड्रॉ होगा, ठीक है। एक परपेंडिकुलर इधर होगा और एक परपेंडिकुलर इधर ड्रॉ होगा। इज दैट क्लियर। उसके बाद में ये अल्फा है, ये वाला और ये वाला, ठीक है ना। तो इन दोनों के बीच में ये और ये भी अल्फा होगा, तो Fe cos अल्फा इधर आएगा और इधर क्या बचेगा, Fe sin अल्फा बचेगा, ठीक है। अब m2g की बात करें तो दैट इज ऑल्सो θ2, कौन सा, ये वाला θ2, ये θ2, तो दैट इज ऑल्सो θ2। इज दैट क्लियर। ये θ2 तो इसका एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट इधर, ठीक है। तो ये वाला कंपोनेंट आएगा cos का क्योंकि θ2 एंगल है, ये वाला आएगा m2g sin θ2। इज दैट क्लियर। अब Fe sin अल्फा और m2g sin θ2 O के रेस्पेक्ट में इनका टॉर्क वो इक्विलिब्रियम में करके जीरो करना है। तो ये सब तो खत्म, क्योंकि T2 इधर से क्रॉस हो रहा है, ये इधर से क्रॉस हो रही है, तो ये बच रहे परपेंडिकुलर। तो इसकी इक्वेशन बन जाएगी m2g sin θ2 इंटू एल इज इक्वल टू Fe sin थीटा, सॉरी Fe बच्चों साइन अल्फा ये भी है ना, इधर भी अल्फा है, ठीक है। Fe sin अल्फा इंटू एल। इज दैट क्लियर। तो यहाँ से बहुत अच्छी चीज़ हमें मिली है
कि एफ ई साइन अल्फा एल और एफ ई साइन अल्फा एल दोनों क्रॉस हो जाएंगे, इक्वल है दोनों, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो वी कैन से m1g साइन थीटा 1 इंटू एल इज इक्वल टू m2g साइन थीटा 2 इंटू एल। इज दैट क्लियर? तो देखो एल और जी से एल जी गए, तो बचा क्या, m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू साइन थीटा 2 अपॉन साइन थीटा 1। ये रिलेशन मुझे निकालना था इस क्वेश्चन में। बहुत सारे क्वेश्चन है बच्चों बुकों में ये, ठीक है ना, डायरेक्ट ही पूछता है, मल्टीपल चॉइस में भी क्वेश्चन है, डीपीपीज में भी है बहुत सारे क्वेश्चन, ठीक है। मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ आपको, न्यूमेरिकल कहीं सॉल्व करा ही नहीं रहा, ये कंसेप्ट चल रहा है पूरा ही, ठीक है। तो m1 m2 अपॉन साइन थीटा 2 अपॉन साइन थीटा 1, इसको आप नोट कीजिए। फिर मैं एक कंसेप्ट बताता हूँ आपको यहाँ से। तो हमेशा ध्यान रख लेना कि जो मास है उस पर डिपेंड करते हैं ये एंगल, ये वाले और ये वाले एंगल, ठीक है ना। यदि किसी क्वेश्चन में मास सेम है, यहाँ से नोट करो m1 इक्वल टू m2 है, तो वी कैन से साइन थीटा 2 इज इक्वल टू साइन थीटा 1, तो थीटा 2 इक्वल टू थीटा 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। इसलिए ध्यान रख लेना, चार्ज पर कोई चीज डिपेंड नहीं करती, हमेशा ये जो एंगल है ये केवल मास पर डिपेंड करते हैं, चार्ज से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। Q1 Q2 का कुछ भी कर लो, कितने भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि दोनों हैंगिंग में इस तरह केस में m और m2 सेम है, तो वी कैन से इजीली कि जो एंगल होगा थीटा 1 और थीटा 2 क्या होगा, इक्वल होगा। इज दैट क्लियर? कोई डाउट है किसी को? अब मेरे कहने का मतलब, वीडियो को पॉज करना, नोट कर लेना है तक आप, ठीक है ना। मेरे कहने का मतलब समझो मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि अपने पास इस तरह से एक हैंगिंग चीज़ है, एक इस तरह से लटके हुए हैं, तो ये m1 है मान लो, ये m2 है, इस पे चार्ज है q1 और इस पे चार्ज है अपना q2। इज दैट क्लियर? अब वो क्या हुआ, हमने इस पर 2q चार्ज और दे दिया, कितना, 2q चार्ज। ये पहले सेम थे, मान लो मास सेम है m और m2, तो ये थीटा है मान लो, और ये भी कितना है, थीटा है, ठीक है। तो ये कहने का मतलब समझना मैं क्या कहना चाह रहा था, अभी मास सेम है तो एंगल कैसे सेम होंगे, कि 2q चार्ज हमने इसको दे दिया, तो 2q चार्ज देने पर एक चीज़ नोटिस करना यहाँ से कि जब 2q चार्ज दोगे तो इन दोनों के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक ये बॉल जैसे इस तरह से लटक रही थी, इस तरह से, तो थोड़ी सी उठेंगी कि नहीं उठेंगी, थोड़ी सी उठेंगी ऊपर की तरफ। लेकिन एक चीज़ ध्यान रख लेना कि ये थीटा एंगल इंक्रीज होगा कि नहीं होगा, थीटा एंगल भी इंक्रीज होगा, बिकॉज यहाँ से देखो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता था, एफ ई अपॉन एम जी। अब यहाँ से नोट करो कि एफ ई इंक्रीज हो रहा है, मास तो सेम है, एफ ई इंक्रीज हो रहा है, तो थीटा एंगल को इंक्रीज होना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, थीटा एंगल को इंक्रीज होना पड़ेगा। तो वी कैन से इजीली कि थीटा एंगल इंक्रीज तो होगा, लेकिन ये जितना इंक्रीज होगा उतना ही ये इंक्रीज होगा, क्योंकि मास सेम है तो इन दोनों को सेम होना पड़ेगा। ये समझाना चाह रहा हूं मैं इस चीज में कि यदि मास सेम है तो इन दोनों को सेम होना पड़ेगा, ठीक है। मतलब मान लो ये पहले 30 था, ये 30 था, मान लो इस 2q चार्ज देने पर ये 45 हो गया, तो बच्चों ये भी 45 होगा, इसको भी बढ़ना पड़ेगा, दोनों तरफ से बढ़ेंगे ये। इज दैट क्लियर? किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? कोई दिक्कत है तो बताओ, यहाँ तक कोई डाउट हो किसी को? नहीं है तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट कर लीजिए, ठीक है बच्चों। कर लिया बच्चों नोट? किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? तो बच्चों मेरी एक छोटी सी चीज़ समझना आप कि अभी अभी हमारे 3 क्वेश्चन डिस्कस हुए हैं, लेकिन सारा कंसेप्ट मैंने बताया है, इसमें जितने कंसेप्ट बन सकते हैं हर क्वेश्चन में वो सब मैंने बताने की कोशिश की है आपको। अभी क्वेश्चंस पूरे नहीं हुए हैं, समझ रहे हो बात को, अभी 4-5 क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन बचे हुए हैं। मैं ये चाहता हूँ कि मेरी वीडियो में सब क्वेश्चन आ जाएं, बच्चे को कहीं भागना ही नहीं पड़े, कहीं उधर से देख रहा है, कोई इधर से देख रहा है, कोई दूसरी वीडियो देख रहा है कि इसमें अधूरा कंटेंट है तो इधर से घूम रहा है, तो ऐसा मैं चाहता ही नहीं बच्चों, ठीक है ना, कि आप चारों तरफ घूमो, ठीक है। आप घूमो, लेकिन देखो जो कंसेप्ट मेरे पास नहीं है और वो कहीं दूसरी जगह मिल रहा है तो आप उसको देखो। लेकिन कहने का मतलब ये है कि मैं आपको एक ही वीडियो में सब कुछ देना चाहता हूँ, मतलब कुछ भी नहीं छोड़ना मुझे, किसी भी तरह का कैसा भी कंसेप्ट नहीं छोड़ना।
समझ रहे हो, चाहे मुझे उसके लिए 10 वीडियो एक्स्ट्रा ही क्यों नहीं बनानी पड़े, चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, लेकिन मैं इस वीडियो में पूरा कंटेंट दूंगा हर हाल में, एक भी कंटेंट नहीं छोड़ूंगा, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा मैं। समझ रहे हो बात को। तो बच्चों मैं इसको वीडियो को लंबी भी नहीं बना सकता, ठीक है। तो 1 घंटे 7 मिनट 8 मिनट की लगभग बन चुकी है ये, ठीक है ना। इससे ज़्यादा बनाऊंगा तो फिर वो क्या है, एक बोरिंग होने लग जाती है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम बाकी के 3 या 4 या 5 जो भी क्वेश्चन है। अभी क्वेश्चन में कूलाम्स लॉ को मैं एंड नहीं करूंगा, कूलाम्स लॉ अभी कम से कम 2 वीडियो का और चलाऊंगा मैं, एडवांस लेवल के 2 वीडियो और बनाऊंगा अच्छे, ठीक है ना। उनमें सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बहुत कंसेप्ट डिस्कस करने हैं अभी हमें, ठीक है। इस बार हमें IIT एडवांस भी निकालनी है वीडियो को देखते हुए, नीट भी निकालना है, मेंस भी निकालना है, और सबको बताना है कि फिजिक्स के कीड़ा चैनल पे अच्छे कंसेप्ट सिखाए जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो किसी को कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में हमें बताइए, और PUBG लूडो खेलना कम कर दीजिए, समझ रहे हो। पढ़ाई चल रही है इस टाइम, पढ़ाई को डिस्टर्ब मत कीजिए, ठीक है। पढ़ाई का माहौल बनाइए, एक माहौल क्रिएट कीजिए, वीडियो देखते समय आप नोट्स बनाइए, अपने खुद के नोट्स, पर्सनल नोट्स, किसी से कोई मतलब नहीं, किसी के नोट्स नहीं चुराने हमें, किसी के नोट्स से नहीं पढ़ना, खुद के नोट्स देखने हैं, सारा काम खुद का करना है, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं है? तो लास्ट लाइन आपको पता ही है, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।